अभी तक जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई उसमें हम लोगों ने टोटल 3 कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ बातचीत कर ली। जो पहली कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है जिस पे हम लोगों ने बातचीत की है वो बेसिकली क्या है आप लोगों की RLVP। ठीक है, इस पे हम लोग बातचीत ऑलरेडी हमारी कर चुके हैं अच्छी खासी। सेकेंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत की हुई है, दैट इज़ आप लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा TB नामक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तीसरी कोलोगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी दैट वाज डेल्टा TF। अब देखो हम लोग चौथी कोलोगेटिव प्रॉपर्टी आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर OP। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर OP जिसको हम लोग पाई सिंबल से इंडिकेट करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोचना जिन लोगों को मैथ्स की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मैथ्स वाले जो बंदे हैं, कि 22/7 रख दें, 3.14 रख दें, है ना, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि वहाँ पे पाई की वैल्यू 180 रख दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिंबल। वो मैथ्स वाली खोपड़ी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी टोटल 4 कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिसमें से आज हम लोगों को चौथी कोलोगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस याद रखना एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है। ठीक है, वो एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस जो हम लोग अभी सीखेंगे कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस इज़ अ फेनोमेना। इसको मैं ये कहूँगी कि ये हम लोगों का क्या है, एक फेनोमेना है। ठीक है, ये आप लोगों की कोई कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है। हाँ, लेकिन अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हो ऑस्मोसिस, तो जिनको ये टॉपिक पहले से आता है वो लोग थोड़ा बहुत स्पीड में वीडियो को आगे देख सकते हैं। खैर, जिनको नहीं आता है वो लोग अपना शुरू से शुरू लगे रहो। तो ऑस्मोसिस बेसिकली एक फिनोमेना है, वो कोई कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो ये आपकी स्पेसिफिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो ये कोलोगेटिव प्रॉपर्टी है, बेसिकली इस पर्टिकुलर कोलोगेटिव प्रॉपर्टी को बेस्ट कहा जाता है। किस चीज़ के लिए बेस्ट कहा जाता है? फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो तुम जितना भी सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उस सोल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टी को तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई? इसीलिए पढ़ रहे हो ना ताकि सॉल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट कर सको। हमने टोटल 4 प्रकार की कोलोगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। हमने आपके RLVP को भी मोलर मास से रिलेट किया, डेल्टा TB और डेल्टा TF को भी मोलर मास से रिलेट किया। यानी कि जो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उन तीनों प्रॉपर्टीज से मोलर मास किसी भी सॉल्यूट का निकाला जा सकता है। बट अगर मान लेते मेरे पास एक ऑप्शन दिया जाए, चौथा ऑप्शन, कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास निकालना पसंद करेंगे कि बाकी की 3 कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से उस पर्टिकुलर सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पसंद करेंगे, तो मैं या कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर को चुनेगा। ठीक है, ये आपकी बेस्ट होता है, बेस्ट। वो इसीलिए, इसके रीज़न समझो। डेल्टा TB और डेल्टा TF वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें हम लोगों को क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट चेंज देखने को मिलता है टेम्परेचर का। अब हम लोगों को अगर टेम्परेचर का चेंज देखना है तो वो भी बहुत ही माइन्यूट, तो हमारे पास डिवाइसेस जो होनी चाहिए वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा भी मतलब 0.00001 डिग्री सेल्सियस का भी अगर चेंज हो तो वो डिटेक्ट कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारी मशीन्स इतनी ज़्यादा हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है, कि इतने माइन्यूट चेंज को हम लोग रिकॉर्ड कर सकें और उसकी मदद से मोलर मास कैलकुलेट कर सकें। इसीलिए उन दोनों टेक्निक्स को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो टेक्निक है इसको अच्छा माना जाता है। रीज़न, क्योंकि प्रेशर की जो कैलकुलेशंस यहाँ से आती हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है। मतलब आप इजीली मॉनिटर कर सकते हो, इजीली मेजर कर सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत
मेजर चेंज आप नहीं कर पाओगे या कोई बहुत माइनर क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। ये सबके साथ बहुत ही परफेक्ट अपनी सांठगांठ बिठा के चलता है, इसीलिए ये बेस्ट मेथड होती है। ठीक है, इसीलिए कौन सी मेथड होती है आप लोगों की? बेस्ट मेथड। खैर, इस बेस्ट मेथड को समझने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ऑस्मोसिस नामक ये जो फिनोमेना है ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ऑस्मोसिस नामक जो ये चीज़ है ये हम किसको कहते हैं, क्या होती है, इस सबको देख लेते हैं। तो देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुमने ऑस्मोसिस अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखा है। जैसे अगर हम लोग जो अपने घरों में बादाम होता है ना, या फिर जो राजमा होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा नामक चीज़ें, इनको रात भर ओवरनाइट इनको भिगा कर रखते हैं और अगले दिन इनको कंज्यूम करते हैं, बराबर। तो देखना, जब आप राजमा को भिगाते हो तो राजमा आपका कितना कड़क रहता है भिगाने से पहले, और जब आप उसको आफ्टर 24 आवर्स अगर आप उसको चेक करते हो तो उसका देखना कितना सॉफ्ट हो जाता है वो। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी उसके अंदर चला गया, वो फूल गया। हिंदी भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसे क्या कहते हैं? फूल गया, राइट? क्या हो गया? वो फूल गया। दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। आपके आजू बाजू जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों के पास क्या होता है? दे हैव बर्ड। बर्ड मतलब कली। वही बर्ड आप लोगों की किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो जो वो बर्ड जब फ्लावर में कन्वर्ट होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अगर मान के चलो आप कपड़े धो रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज़्यादा समय तक के लिए आप पानी में हो, ठीक है, आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा समय तक कर रहे हो, तो आपकी जो फिंगर्स हैं, अपनी उंगलियों को कभी देखना, आपकी फिंगर्स जो हैं उनमें हल्का हल्का देखना धारी आ जाती है, थोड़ी सी उनकी जो स्किन होती है वो फोल्डेड हो जाती है। ये भी बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो अगर तुम ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल ढूंढने निकलोगे तो भाई अनगिनत एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस के। ऐसा नहीं है कि मैं जो एक या दो एग्जाम्पल दे रही हूँ वही एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के, बहुत सारे। तो आखिर ये ऑस्मोसिस नामक की चीज़ क्या है, क्या है ये, किस बला का नाम है ये आखिर ऑस्मोसिस, वो हमको अभी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, छोटू सा एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, एक पोटली ली। आई होप सो दैट यू नो द मीनिंग ऑफ पोटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक रुमाल है, आप उस, अच्छा छोड़ो, चॉकलेट्स आती हैं थोड़ी, फेरेरो रोशियो आई थिंक समथिंग कॉल्ड दिस, बहुत ही अच्छी है। खैर, मुझे इसे खाने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला। वो देखना कैसे टाइड होकर आती हैं पोटली के फॉर्म में, बराबर। या फिर अगर आप कोई गिफ्ट सेंटर जाते हो, किसी को गिफ्ट करने के लिए चॉकलेट्स लेते हो, तो कैसा है, वो बांध कर देते हैं एकदम अच्छे से पोटली वाले फॉर्मेट पे, लाइक दैट। हमने क्या किया, एक पोटली ले ली, ठीक है, एक पोटली ली। बट हाँ, इस बार जो आप ये पोटली ले रहे हो ना, ये पोटली किसी कपड़े की बनी हुई नहीं है, या फिर किसी मेटल की बनी हुई या किसी मिट्टी की बनी हुई टाइप की पोटली ये नहीं है। ये पोटली बड़ी ही स्पेशल पोटली है भाई। ये बनी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। अच्छा, अब कई लोगों को डाउट होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। मैं सिखा देती हूँ, समझा देती हूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, बट अभी फ़िलहाल के लिए सुन लो कहानी। ये पोटली है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई। अब जो ये वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो, मेम्ब्रेन का मतलब होता है बेसिकली अ लेयर। तुम कपड़े पहनते हो, दैट इज़ योर मेम्ब्रेन, ख़त्म। कई बार देखना, हम लोग ऐसे कपड़े खरीद लेते हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, राइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे कपड़ों के अंदर में हमको क्या करना पड़ता है, कुछ इनर वगैरह पहनना पड़ता है, राइट, ताकि उनकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी हम लोग कम कर सकें, बराबर। तो ऐसे ही आपके पास कोई भी लेयर हो, कोई भी लेयर, दैट लेयर इज़ बेसिकली नोन एज मेम्ब्रेन। तुम किताबों में कपड़े, नॉट किताबों में कपड़े, किताबों में कवर चढ़ाते हो, दैट कवर इज़ देयर मेम्ब्रेन, वो उसकी मेम्ब्रेन है ना। तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी की क्या है, मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, कवरिंग, आउटर कवरिंग, दैट इज़ नोन एज मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बड़ी खास होती है। 3 टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि
इमेजिन करिए अभी आप जिस कमरे में बैठे, करंटली मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या बाहर की बारिश का पानी दीवारों से लीक होकर अंदर आ रहा है? नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? दीवारें आने नहीं दे रही है ना। इसका मतलब इस प्रकार की दीवार को हम कहते हैं नॉन परमिएबल। ठीक है, ये दीवार कैसी है आप लोगों की? नॉन परमिएबल। ठीक है, नॉन परमिएबल, क्योंकि इसने कुछ भी बाहर का अंदर या अंदर का बाहर जाने नहीं दिया, है ना, अलाउ नहीं किया। अच्छा, अगर मान लेते हैं अभी मैं इस दीवार को ना लगाते हुए, मान लेते हैं मैं एक टेंट बना के रह रही होती, ठीक है, वो भी लेट से साड़ी या पर्दों का टेंट। इमेजिन जैसे छोटे छोटे बच्चे बचपन में घर घर खेलने के नाम पे नहीं बना लेते थे, ठीक है, वैसे में। तब क्या होता? तब बाहर का जो पानी है वो भी पूरा अंदर आ गया होता। बताओ, इसे कहते हैं परमिएबल, है ना, इसे कहते हैं परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? जो कुछ लोगों को अलाउ करे और कुछ लोगों को अलाउ ना करे, यानी कि जो भेदभाव करे। कैसा रहता है? दो चीज़ें होती हैं इस एंटायर चैप्टर में। एक होता है आप लोगों के पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स, बराबर, और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। अगर किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं का मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कभी सॉल्यूट के पार्टिकल इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, तो उसे हम कहते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बराबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं दोनों को ही अलाउ ना करे तो उसे क्या कहते हैं? नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। बट अगर आपकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी मतलब किस टाइप की है कि मैं भेदभाव करूंगी, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है कि मेरे अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल्स तुम लोग पास कर सकते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स को मना कर देती, तुम लोग नहीं जा सकते। फिर तो ये तो गलत है ना। लेकिन क्या करें? तो सॉल्यूट को जो अलाउ नहीं कर रही है मूवमेंट करवाना अपने थ्रू, लेकिन सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है अपने थ्रू, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए वहाँ पे वर्ड है सेमी। सेमी का मतलब ही होता है आधा, आधों को अलाउ कर रही है, ठीक है, और आधों को अलाउ नहीं कर रही है। तो किसको अलाउ करती है वो? ओनली सॉल्वेंट को, ठीक है, किसको? सॉल्वेंट को, बराबर। अच्छा, और सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। अब हमने क्या किया है ऑस्मोसिस को समझने के लिए, ठीक है, क्या किया? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की एक पोटली ले ली। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की पोटली के अंदर में मैंने क्या किया है? शुगर सोल्यूशन भर दिया। क्या भर दिया मैंने इसके अंदर? शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का मतलब आपके घर में जो शक्कर है, वो शक्कर को पानी में डिज़ोल्व कर लो और डिज़ोल्व करने के बाद इस पोटली के अंदर भर दो। अब खैर तुम्हारा डाउट आएगा कि मैम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ से खरीद के लाए, तो खैर बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी मान के चलिए आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और आपने भर दिया। लेट्स से मैं जो ये रेड कलर के डॉट्स बना रही हूँ ये शुगर के डॉट्स हैं, ठीक है। मान के चलिए मैं जो ये रेड कलर के डॉट्स बना रही हूँ ये किसके डॉट्स हैं? शुगर के डॉट्स हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये रेड कलर के डॉट्स किसके हैं? शुगर के। अब देखो वहाँ पे वर्ड है शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब डेफिनेटली, ठीक है, आपने शुगर को पानी में क्या किया होगा? डिज़ोल्व किया होगा, तभी तो शुगर का सोल्यूशन बना होगा ना। तो पानी के पार्टिकल्स कहाँ हैं? चलिए खैर, तो पानी के पार्टिकल्स को भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गए आपके पानी के पार्टिकल्स। ये जो ब्लू ब्लू कलर के हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं? पानी के। अब शुगर को सॉल्यूट कहेंगे कि शुगर को सॉल्वेंट कहेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट। तो देखिए इतना आगे अब अगर केमिस्ट्री में आ गए हो और अगर ये आइडेंटिफाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो खैर क्या मैं बोलूँ, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पानी जो होता है उस पानी को बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और आप लोगों का जो ऑब्वियस है कि शक्कर है वो आप लोगों की क्या कहलाएगी? सॉल्यूट, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक शुगर सोल्यूशन भर दिया है। अच्छा, अब इसके आजू बाजू मैंने एक कंटेनर लिया या फिर मैं कहूँ एक बाल्टी ली। इस पोटली को उस बाल्टी के ऊपर मैंने रख दिया या उसके अंदर मैंने रख दिया। क्या ये बाल्टी या ये टब खाली है? क्या ये टब खाली है? नहीं, ये टब नहीं खाली है। इस टब में मैंने एकदम एक्सट्रीमली प्योर पानी लिया है। एक्सट्रीमली प्योर पानी का मतलब क्या होता है? एक बूंद भी उस पानी में सॉल्यूट नहीं है।
वहाँ पे आपको 100% प्योर क्या मिलेगा, 100% प्योर आपको सॉल्वेंट मिलेगा। मतलब सॉल्वेंट के अलावा वहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पानी के अलावा कोई एक किसी और चीज़ का एक कतरा भी नहीं है, ठीक है। इनका एक कतरा भी नहीं है, एकदम प्योर। तो होता क्या है कि जब आप उस पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाली पोटली रख देते हो तो देखो क्या होने लगता है। होने कुछ इस तरीके से लगता है कि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट म्हणजे कौन, सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो वो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल के इस तरीके से बाहर आने लगते हैं। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस तरीके से निकल के बाहर आने लगते हैं। ये ऐसे इनका मूवमेंट इस तरीके से बाहर की तरफ होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से इनका जो मूवमेंट है बाहर की तरफ होने लगता है। और जो ये इनका मूवमेंट बाहर की तरफ होता है तो क्या होगा, पहले बाहर की तरफ पानी था, अंदर की तरफ पानी और शक्कर दोनों थे। अब पोटली के अंदर जो सॉल्वेंट है वो पोटली का सॉल्वेंट निकल के बाहर आता है। कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, पोटली का जो सॉल्वेंट है वो बाहर आने लगेगा और पोटली के अंदर में क्या बच जाएंगे, कम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बचेंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का बोलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यही जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, इसी बेसिकली मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी मूवमेंट को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। बट एक स्टूडेंट का डाउट आ सकता है ना कि मैडम पोटली के पार्टिकल्स ही क्यों आप बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि सॉल्वेंट तो पानी बाहर भी है टब में, तो टब वाले अंदर नहीं जा सकते क्या, टब वाले अंदर नहीं जा सकते क्या, बताओ। टब वाले को आप अंदर क्यों नहीं भेज रहे हो, आप पोटली वाले पार्टिकल्स को क्यों बाहर निकाल रही हो, आप बल्कि उनको बाहर निकालो ना। ये भी सही डाउट है यार, ये एकदम सही है, इसको भी बाहर ये भी तो किया जा सकता है। फिर ये डाउट भी एकदम सही है, जब आप बाहर के अंदर के सॉल्वेंट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हो तो आपको बाहर में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है आप उनको भी तो अंदर भेज सकते हो। आखिर बाहर भी तो पानी है, ये अगर मान लेते हैं ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है तो ये सॉल्वेंट का पार्टिकल भी तो देखिए ना अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो आप अंदर क्यों नहीं भेज रहे हो। तो बेसिकली ऐसा कोई नियम नहीं है कि पोटली से टब की तरफ पार्टिकल आएंगे या टब से पोटली की तरफ पार्टिकल आएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। एक नियम यहाँ पे ये चलता है कि जहाँ पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से निकल कर वो कम वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। मूवमेंट जो इनका होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाइयर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ होता है। यानी कि जहाँ पे भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वैल्यू ज़्यादा रही होगी वहाँ से निकल के वो किसकी तरफ जा रहे होंगे, लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, वहाँ से लोअर वैल्यू की तरफ। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों के पास जो टब है, टब में पानी भरा है, ठीक है, ऑब्वियस है कि उसके पास सॉल्वेंट है। आप लोगों के पास पोटली है, पोटली में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों भरा है। बट टब के अंदर में जो सॉल्वेंट है उसके मान लो 1 लाख पार्टिकल्स हैं। टब के अंदर सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 लाख पार्टिकल्स हैं। सॉल्वेंट के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 लाख। हम लोग सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के नहीं। और जो पोटली है, पोटली के अंदर मान लेते हैं 90,000 पार्टिकल्स हैं। बोलो किसके पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ऑस्मोसिस होगी, बिल्कुल होगी। अगर पार्टिकल्स में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में डिफरेंस दिख रहा है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस होगी। अगर वैल्यू में आपको डिफरेंस दिख रहा है दोनों तरफ के तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस होगी। तो ऐसे केस में कि पहला क्वेश्चन तो ये, क्या ऑस्मोसिस होगी, बिल्कुल यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी क्योंकि डिफरेंस है। सवाल नंबर 2, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कहाँ होगा, मतलब टब के पार्टिकल्स निकल के पोटली में जाएंगे कि पोटली के पार्टिकल्स निकल के टब में आएंगे। तो हमेशा हाई से लो की तरफ ही चीज़ें जाती हैं। आप अपने नेचर में ऑब्जर्व करिए, हाइयर लेवल पे रखा हुआ पानी ऑटोमेटिकली अपने आप लोअर लेवल की तरफ गिरता है ना।
कभी ऐसा तो नहीं होता है कि नीचे जो टंकी में पानी रखा है वो अपने आप हायर लेवल चढ़ गया। हीट जो रहती है वो भी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। तो ये नेचर का उसूल है कि चीज़ें हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे भी टब में क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं एज कंपेयर टू पोटली, इसीलिए टब के पार्टिकल्स निकल कर कहाँ पे जाएंगे, पोटली की तरफ जाएंगे। इसलिए डायरेक्शन कैसा होगा, टब टू पोटली। बट अगर मान के चलिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार की होती कि टब में होते 1 लाख पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन जो पोटली है उसके अंदर है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी मान लेते हैं 9 लाख। अब मुझको एक बात बताओ, कहाँ पे पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, पोटली में, और जो टब है उसमें बोलो क्या है, पार्टिकल्स की संख्या कम है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अब जो मूवमेंट है क्या होगा, देखो पहली बात तो मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट नहीं होगा इस बारे में तो सोचना भी गुनाह है। अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो डेफिनेटली मूवमेंट होगा, ठीक है, ओके। कहाँ होगा बस ये आपको डिसाइड करना रहता है। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, तो इस बार कहाँ ज़्यादा है, पोटली में ज़्यादा है, तो इस बार ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, पोटली से टब। सो नेवर डू थिंक, इस तरीके से कभी मत सोचिएगा कि जो चीज़ बड़ी होती है हमेशा बाहर से अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना। मूवमेंट का एक ही नियम होता है, हायर टू लोअर, ठीक है। अब वो अगर बाहर वाला हायर है तो बाहर से अंदर जाएगा, और बाहर वाला अगर लोअर है तो अंदर से बाहर आएगा। तो मूवमेंट का एक ही नियम होता है। लेकिन अगर मान के चलिए टब और पोटली दोनों तरफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी मान के चलो सेम हो गई होती, टब के तरफ भी 1 लाख पार्टिकल्स हैं और जो आपकी पोटली है पोटली के तरफ भी आप लोगों के कितने पार्टिकल्स हैं, 1 लाख पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के, मैं सॉल्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके की हरकत है, दोनों तरफ मान लेते सेम सिचुएशन हो गई, सेम। तो ऐसे केस में आप लोगों की फिर ऑस्मोसिस नहीं होती, क्योंकि सेम है ना, इक्वल है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑस्मोसिस एक कैसा फिनोमेना है, ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, सबसे पहली बात, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, बोलो क्या, कि जो ये ऑस्मोसिस होती है, ये ऑस्मोसिस एक कैसा फिनोमेना है, ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। जितनी तुम लोगों ने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, उस थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कम इतना तो समझ में आता होगा कि स्पॉन्टेनियस मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू बोलिए कितनी, लेस देन 0। ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जिसमें कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। किसके थ्रू मूव करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर वैल्यू टू द रीजन ऑफ देयर लोअर वैल्यू। मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, मैंने तुम लोगों से क्या कहा कि ऑस्मोसिस एक क्या है, ऑस्मोसिस मैं लिख देती हूँ, ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, किसका मूवमेंट, ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक वो आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम रीजन ऑफ देयर यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, इसका बहुत ही इज्जत है इसकी, देयर मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ से वो किसकी तरफ मूव करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बोलो कैसी होगी, लोअर होगी। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन का मतलब उनकी क्वांटिटी है ना, कहीं 1 लाख पार्टिकल, कहीं 2 लाख पार्टिकल, ऐसे बोल रही हूँ, उनकी क्वांटिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से वो किसकी तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे उनकी यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। अब जैसे सोचो, बुद्धि लगाओ, एक बार ज़रा छोटी सी अपनी प्यारी सी बुद्धि लगाओ। बुद्धि ये है कि इसी ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन होती है उसको कई बार बुक्स में
इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके के डिफाइन को समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम बना कर देती हूँ और उसके वाया हम ये डिफाइन समझते हैं। ये एक बॉक्स है, बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच कर दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस तरफ मैं एक डाइल्यूट सोल्यूशन भर रही हूँ और इस तरफ मैं एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भर रही हूँ। अब देखो 12th क्लास में आ गए हो, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइल्यूट? डाइल्यूट का मतलब ये होता है जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है, ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है और जहाँ पे सॉल्वेंट आप लोगों का ज़्यादा होता है ना। जैसे अगर मान लेते कभी घर में खाना बनाते वक्त अगर घर में खाना बनाने वाले से सब्जी में या दाल में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम कैसे बोलते हैं कितनी पतली पतली दाल है, कितनी पतली पतली सब्जी है ना। रेस्टोरेंट वालों को देखो कितनी अच्छी दाल बनाते हैं, कितनी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं। दैट घर में बनने वाली दाल एंड सब्जी ऑफ दैट पानी इज़ नोन एज डाइल्यूट सोल्यूशन। बट अगर वही खाना रेस्टोरेंट में खाओगे जाकर तो वो लोग कैसे बनाते हैं, एकदम कंसनट्रेटेड, गाढ़ा गाढ़ा, पानी होता ही नहीं है उसमें, है ना, तो मसाला ही मसाला होता है। तो ऐसे केस में कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्यूट आप लोगों का ज़्यादा है और जहाँ पे सॉल्वेंट आप लोगों का कम है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ऊपर मैंने आपको जो डिस्कशन करके दिया उस डिस्कशन के बेसिस पर अगर मैं तुमसे पूछूंगी क्या यहाँ पे ऑस्मोसिस होगी तो तुम्हें क्या लगता है? एक बार अपने खुद के दिमाग से सोचो, ठीक है, क्या ऑस्मोसिस होगी? तो अपना तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अरे यार ऑस्मोसिस होने के लिए क्या चाहिए? ऑस्मोसिस होने के लिए ये चाहिए ना कि एक तरफ सॉल्वेंट कम होने चाहिए, एक तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा होने चाहिए। तो हाँ मैडम, यहाँ तो ऑस्मोसिस होगी क्योंकि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। तो चलो इतना तो पहले पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑस्मोसिस होगी। दूसरा पॉइंट मैं ये पूछ रही हूँ कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, बस इतना मुझको समझा दो। तो तुम मुझे जवाब देने क्या आए कि देखिए मैडम, ऑस्मोसिस का एक ही नियम चलता है कि जहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल निकल कर कहाँ जाएंगे, जहाँ कम है। अब मुझे बताइए डाइल्यूट के पास, ठीक है, डाइल्यूट के पास ज़्यादा सॉल्वेंट है और कंसनट्रेटेड के पास कम सॉल्वेंट है, इसीलिए ऑस्मोसिस कहाँ से होगी, डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड के तरफ होगी। तो कई बार आप कई किताबों में ऐसी भी लैंग्वेज देखेंगे कि ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो of what solvent particles from a region of higher concentration to a lower क्या नाम है, लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें हमें कभी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हम कई बार बुक में ऐसी लैंग्वेज देख लेते हैं ना कि ऑस्मोसिस इज अ फिनोमेना, ठीक है, ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो हमें तकलीफ हो जाती है यार कि अभी तो आप हाई टू लो बोल रहे थे और अब आप डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड बोल रहे हो। तो भाई समझो, कहने को ये डाइल्यूट है बट बेसिकली सॉल्वेंट के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैंने जो ऊपर वर्ड का इस्तेमाल किया ना उसमें देखो वहाँ पे वर्ड लिखा देयर। ये जो देयर वर्ड है वहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट करता है, सॉल्वेंट को, ठीक है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से आप कहाँ की तरफ जाइए, कम की तरफ। खैर ऑस्मोसिस, लेकिन अगर आपने दो सोल्यूशन लिए हैं, एक 5 मोलर का और एक ले लिया आपने 1 मोलर का, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी तो 5 to 1 होगी कि 1 to 5 होगी, 1 to 5 होगी, ठीक है। डाइल्यूट से कहाँ की तरफ होगी, कंसंट्रेटेड की तरफ होगी। ये बात का तुमको ध्यान रखना है। तो ऑस्मोसिस को आप डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड इसके टर्म्स में भी आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट का सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, एक ऐसा सोल्यूशन, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड, सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बोल रही हूँ। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे उसकी, ठीक है, कंसंट्रेशन बोलिए कैसी है, उस सोल्यूशन की हाई है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है। इवन चलो एक काम और करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के तरफ से भी इस चीज़ को समझते हैं। मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, मैंने इसके लेफ्ट साइड में प्योर सॉल्वेंट इस बार भर दिया। प्योर सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूट नहीं है, और दूसरी तरफ मैंने सोल्यूशन भर दिया।
अब मुझे बताओ कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगी कि सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होगी। अब ये क्वेश्चन अगर मैडम सॉल्वेंट और सोल्यूशन के टर्म से पूछ लेंगे तो आप हमें कैसे बताओगे, क्या जवाब दें बचाए हम बच्चा छोटे छोटे बच्चे। तो देखो प्योर सॉल्वेंट का मतलब वहाँ पे स्मॉल फ्रैक्शन उस सॉल्वेंट का कितना होगा, पूरा का पूरा 1 होगा, है ना। अगर कोई चीज़ प्योर है यानी कि वो 100% है, और अगर वो 100% है मतलब उस चीज़ का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। यही होगा मीनिंग, बिल्कुल। तो प्योर सॉल्वेंट मतलब वहाँ पे 100% यानी कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट को मैं ए सिंबल से इंडिकेट कर देती हूँ, वहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1। लेकिन अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में तो सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो अगर सॉल्यूट आ गया तो अब ए जो है यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन 1 तो नहीं रहेगा, 1 से कम हो जाएगा। पहले अगर सिर्फ लड़कियां थीं तो मान लेते हैं क्लास के अटेंडेंस में मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% गर्ल्स, और उसके बाद मान लेते हैं 10-15 लड़कों को अपन ने बीच में डाल दिया, तो क्या लड़कियों की क्वांटिटी सही में कम हुई क्या, नहीं, लड़कियां पहले भी पूरी 30 थी, अभी भी 30 है, बट हाँ अब उसमें लड़के भी आ गए तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि लड़कियां 100% है, अब लड़कियों का परसेंटेज वाइज हिस्सा कम हो चुका है। तो वैसे ही जब अकेला सॉल्वेंट था तो मोल फ्रैक्शन कितना था, 1। सोल्यूशन आ गया यानी कि मिलावट हो गई, तो मिलावट हो गई इसका मतलब वहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या हो चुका है, 1 से कम हो गया है। तो अब बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो। तो हाई कहाँ है, सॉल्वेंट की तरफ, इसीलिए ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, बताओ आप लोगों की, हाई से लो यानी कि कहाँ से कहाँ होगी, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगी। तो देखो ऑस्मोसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, ऑस्मोसिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डाइल्यूट सोल्यूशन से कहाँ की तरफ, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, है ना। आप ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि प्योर सॉल्वेंट से कहाँ की तरफ, आप लोगों के सोल्यूशन की तरफ, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। आप ऑस्मोसिस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि क्या कहते हैं, हायर कंसंट्रेशन, नहीं, रुको, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, है ना। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब डाइल्यूट होता है, से लेकर कहाँ की तरफ, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से कहाँ की तरफ, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, है ना। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये चारों तरीके हैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के। खैर अभी ऑस्मोसिस क्या होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये पॉइंट तो क्लियर है ना, ठीक है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक्टिविटी है, अपने घर में करके देखना। बाथरूम में जो बाल्टी होगी उस बाल्टी में क्या करना, अच्छा चलो बाथरूम की बाल्टी छोड़ो, एक कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, ठीक है। पानी को पहले स्टेबल होने देना और स्केच पेन से थोड़ा मार्क कर लेना कांच के ग्लास पे कि पानी का लेवल कहाँ पर है। फिर क्या करना, जब वो पानी थोड़ा स्टेबल हो जाए, आपकी मार्किंग करके आप कर लो, तो आप क्या करना, उस पानी के ग्लास में 2-4 पत्थर डाल देना। तो क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा। बचपन में वो थर्स्टी क्रो वाली, प्यासा कौआ, उसकी कहानी सुनी होगी ना, कि एक कौआ बड़ा ही प्यासा था, उसको प्यास लगी थी, दूर कहीं एक मटके में पानी पड़ा था, बट मटके का पानी बहुत ही नीचे था, कौवे की चोंच नहीं पहुंच रही थी। कौआ बेचारा प्यास से परेशान, धूप में तरबतर होते हुए, क्या करूं मैं, पानी है फिर भी नहीं पी पा रहा हूं, क्या करूं सोचता है। फिर कौवे के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। कौआ क्या करता है, अपने आजू बाजू जो कंकड़ होते हैं, पेबल्स, उनको उठा के मटके में डालता है। धीरे धीरे मटके का पानी ऊपर आता है। कौआ उस क्या कहते हैं, मटके का पानी पी लेता है, और मटके का पानी पीने के बाद वो खुशी खुशी उड़ जाता है। तो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या शिक्षा मिलती है हमें स्टोरी से, कि जब आप पत्थर कंकड़ डाल रहे हैं तो पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। केमिस्ट्री वाली शिक्षा, ठीक है, मॉरल साइंस वाली शिक्षा नहीं, कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। ये आपने करके देखा है अपनी डे टू डे लाइफ में।
जैसे कभी बाथरूम में अगर पानी की बाल्टी फुल भरी है और मग्गा उसमें डूब गया है अंदर, मग्गा उठाने के लिए अगर अपना हाथ डालोगे तो पानी गिर जाता है। इसका मतलब जब तुम्हारा हाथ अंदर गया तो उसने पानी के लेवल को इंक्रीज किया। अब पानी को लेवल इंक्रीज करने के लिए जगह नहीं मिली, बेचारा गिर गया क्योंकि बाल्टी पहले से भरी थी। इट मीन्स दैट व्हेन यू ऐड समथिंग देन लेवल इंक्रीजेस। एक तरफ का लेवल बढ़ेगा और दूसरी तरफ का लेवल घटेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपये है और मान लेते हैं अंकित के पास 10 रुपये। मैं एक एक रुपया उसको देना शुरू करती हूँ। ले 1 रुपये, हर दिन मैं 1 रुपये दे रही हूँ। तो क्या होगा, समय के साथ साथ रोज रोज उसके पास क्या होगा, उसके पास पैसों की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी और रोज रोज समय के साथ साथ मेरे पास पैसों की क्वांटिटी बोलो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऑस्मोसिस में भी देखो क्या होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, है ना। एक तरफ से पार्टिकल मूव होके दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरफ पार्टिकल जा रहे हैं उनके जाने की वजह से जरा मुझे देखकर बताओ क्या इस तरीके का फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा कि देखो अभी फिलहाल एक मिनट रुकना, रुको। हाँ देखो अभी ये इक्वल है, मतलब दोनों तरफ इक्वल लेवल है। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि सिर्फ पानी के पार्टिकल्स। जो राइट साइड है वहाँ पे आपको ब्लू और ग्रीन दोनों डॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि वो सोल्यूशन है। वहाँ पे पानी के भी पार्टिकल्स हैं, शुगर के भी पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब क्या होगा, मूवमेंट होगा। अभी मैंने सिखाया मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ। अब देखो जैसे जैसे मूवमेंट होगा प्लीज ऑब्जर्व, सॉल्वेंट की साइड धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले दोनों इक्वल थे, अब देखो सॉल्वेंट की साइड कम होती गई, सोल्यूशन का साइड बढ़ता गया, सोल्यूशन का लेवल बढ़ता गया, सोल्यूशन का लेवल बढ़ता गया। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सोल्यूशन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। सोल्यूशन का लेवल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब यानी कि ऑस्मोसिस में सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब मैं क्या करूँ यार, बहुत तकलीफ है यार, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज करूँ, मैं कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे? तो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर अप्लाई करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, ठीक है, मान के चलिए ये ढलान है, इस ढलान से ये बॉल धीरे धीरे लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। आप नहीं चाहते कि ये बॉल लुढ़कते हुए नीचे आए, तो आप क्या करोगे, कॉमन सेंस है, यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करना शुरू करोगे, है ना। प्रेशर अप्लाई करना शुरू करोगे ताकि ये दोनों नीचे आने वाला प्रेशर और ये वाले प्रेशर की वजह से बोलो क्या हो जाए, बॉल स्टॉप हो जाए। जितना फोर्स ये बॉल नीचे आते वक्त लगा रही थी, है ना, फोर्स जो नीचे बॉल अप्लाई कर रही थी उतना ही फोर्स हम लोग नीचे से हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली ताकि बॉल रुक जाए। यही करोगे ना। तो अभी क्या हो रहा है, अगर ऑस्मोसिस होती है तो ऑस्मोसिस के होने से दिक्कत क्या होती है कि दूसरी तरफ का लेवल बढ़ने लगता है। अगर आप चाहते हो कि ऑस्मोसिस ना हो, इफ़ यू वांट टू स्टॉप ऑस्मोसिस, अगर आप ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हो तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यू हैव टू अप्लाई प्रेशर। जैसे मैंने कहा बॉल को लुढ़कने से बचाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली, है ना। वैसे ही अगर आप रोकना चाहते हो किस चीज़ को, ऑस्मोसिस को, तो आपको एक्सटर्नली प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं और डिटेल में समझाऊंगी इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, बट फिलहाल के लिए इसको याद रखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक कमरा है, एक कमरे में प्रेशर है 3 ATM, दूसरे कमरे में प्रेशर है 5 ATM। दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा है, बंद है फिलहाल। दोनों कमरों में मैंने गैसेस भर के रखी हैं। अगर दरवाजा मैंने खोल दिया तो बोलो क्या होगा, जहां पे कम प्रेशर है और जहां पे ज्यादा प्रेशर है, जो गैस के पार्टिकल्स है क्या उनका डिफ्यूजन शुरू होगा,
बिल्कुल शुरू होगा ज़्यादा से कम की तरफ। तुम नहीं चाहते कि क्या हो जाए, डिफ्यूजन हो। दरवाज़ा खोलने के बाद भी तुम चाहते हो कि डिफ्यूजन ना हो। अरे भाई क्या कैसे एक बात कर रहे हो। तो इसका क्या तरीका है, जहाँ पे 3 ATM प्रेशर है गैस की वजह से, आप एक काम करो ना, बाहर से 2 ATM प्रेशर और लगा दो ताकि दोनों कमरों का प्रेशर 5-5 ATM हो जाए और दरवाजा खुलने के बाद भी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ताकि ना हो। जहाँ पे प्रेशर कम है आप थोड़ा सा प्रेशर अपनी तरफ से दे दो ताकि क्या ना हो, डिफ्यूजन नहीं हो। तो वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हो, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लगे होने के बावजूद भी हम ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं। तो ऑस्मोसिस को हम कैसे रोकेंगे बताओ। जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कम है, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर लगा दो। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा और अपने आप ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो जो ज़्यादा प्रेशर आप लगाते हो, दैट ज़्यादा प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम्हें लग रहा होगा यार अभी तक तो हमारी दुनिया कितनी अच्छी चल रही थी, ये अचानक से मैडम प्रेशर कहाँ से आ गया ऑस्मोसिस में, है ना। अभी आप बोल रहे थे कि एक तरफ ज़्यादा 1 लाख पार्टिकल, दूसरी तरफ 2 लाख पार्टिकल, कभी भी तो प्रेशर की तो बातचीत ही नहीं हुई, अचानक से प्रेशर वाला टॉपिक कहाँ से आ गया। तो मैं अभी रिलेट करके दूंगी तुम्हें कि किस तरीके से कंसंट्रेशन को हम प्रेशर से रिलेट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। बट ध्यान से सुनो, क्या होगा, एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ सॉल्वेंट है, तो ऐसा मत सोचना कि दोनों तरफ सेम प्रेशर होता है। तो हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं ना कि सॉल्वेंट के प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, तो प्रेशर तो कम ज़्यादा होगा। और हमेशा हाई प्रेशर से चीज़ें कहाँ की तरफ जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो अभी अगर आप नहीं चाहते कि चीज़ें मूव करें, तो जहाँ पे आपको लो प्रेशर दिख रहा है आप वहाँ पे क्या लगाना शुरू कर दो, आप वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर देना शुरू कर दो। तो जैसे ही आप ऑस्मोटिक प्रेशर दोगे अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपली इसका फॉर्मूला होता है ρGH। जिन्होंने गैसियस स्टेट पढ़ी है, जहाँ पे मैंने मैनोमीटर बैरोमीटर का यूज़ सिखाया है, वहाँ पे मैंने ये प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ ρGH ये सिखाया है। बस ये वही टेक्निक है ना। H का मतलब होता है दोनों के लेवल के बीच का गैप, है ना। G का मतलब तो तुम जानते ही हो खैर, और रो मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब अगर मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको नहीं दी हुई है तो ऐसे केस में आपको अगर किसी और की दी है तो आप उसके टर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर पुट करो, वो सब मैंने बैरोमीटर में सिखाया है। बट बोर्ड्स में आपको ये चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो। खैर, अगर आप IIT मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बैरोमीटर मैनोमीटर आना चाहिए, तो वो थोड़ा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना एटलीस्ट आज, ये वही कंसेप्ट है। खैर, अब मैं तुम्हें और समझाती हूँ फिर से डिटेल में कि अचानक से ऑस्मोटिक प्रेशर नामक बला कहाँ से टपकी। देखो कैसा है, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लो, सल्यूशन और सॉल्वेंट। एक कंपार्टमेंट में सल्यूशन है, एक कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट है, ये मानते हो, ठीक है। हमने अभी तक जितनी भी सॉल्यूशन एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसके हिसाब से हमें कम से कम इतना तो पता है ना कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है और सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है। इतना तो जानते हो ना भाई, हाँ इतना तो जानते हैं। तो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट जो होगा इसके पास हाई प्रेशर होगा एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्या ये बात भेजे में जा रही है? बिल्कुल जा रही है। क्या इसमें एग्री करते हो? ओके। अब मुझे बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई टू लो, हाई टू लो। तो अगर मैं पूछूं कि किस तरफ प्रेशर कम है तो तुम नहीं बोलोगे मैडम सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर कम है, मैं बोलूंगी कितना कम है भाई बता। तुम बोलोगे कि मैडम एक तरफ 5 है दूसरी तरफ 3 है तो 2 कम है बस, तो मैं बोलूंगी ले 2 ATM प्रेशर ला जाके लगा दे वहाँ पे 2 ATM प्रेशर, ताकि दोनों तरफ का बराबर बराबर हो जाए और प्रोसेस रुक जाए। तो वो जो 2 ATM आप लगाते हो ना, जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाते हो, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपने लगाया, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं एक तरफ सॉल्वेंट भर रही हूँ और एक तरफ में अगर सॉल्यूशन भर रही हूँ तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत कहाँ है? जो कम है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर देना पड़ता है, जो कम है उसी को दोगे ना एक्स्ट्रा भाई। तो कम कौन है, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट?
सॉल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं कल को ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना भी पड़ा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड हियर, यहाँ पे आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना होगा। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा लिख देता है कि यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है और यहाँ पे वाटर है, बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर किस साइड लगाने की नीड है, ए साइड की बी साइड। तो हमें लगता है कि यार तुक्का मारना है, कहीं भी मार दो। ऐसा नहीं है, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में से सोल्यूशन का प्रेशर क्योंकि कम होता है, उसको एक्स्ट्रा प्रेशर की नीड है, तो सोल्यूशन की तरफ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करने की नीड पड़ेगी अगर करना पड़ा तो। अच्छा मैडम कैसे लगाएंगे प्रेशर, वो सब नहीं सोचने का है आपको, जो जैसा जिसको लगाना है वो लगाता बैठेगा एक्सपेरिमेंटली, बट हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इज नॉट अवर पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, चलो मान लेते हैं कल को ऐसा डायग्राम आ गया, एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक तरफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि कहाँ पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की जरूरत है, तब कैसे जवाब दोगे बताइए। सॉल्वेंट और सोल्यूशन में तो बड़ा आसान था जवाब दे देना, क्योंकि हमने तो पढ़ के रखा था, लेकिन अब कैसे जवाब दे। कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ये कहती है जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे प्रेशर कम होता जाएगा। मतलब सॉल्यूट के बढ़ने से प्रेशर बोलो क्या होता है, कम होता है। क्या ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है स्टार्टिंग में, बिल्कुल पढ़ी है, इसी को तो लोअरिंग कहते हैं भाई। अब देखो डाइल्यूट के पास सॉल्यूट ज़्यादा है कि कंसंट्रेटेड के पास सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट तो इस तरफ ज़्यादा है, तो जिस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर बोलिए कैसा है, कम। यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं ना उनके पास प्रेशर कम होता है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं इनके पास प्रेशर कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। अब मुझे बताओ कम कौन है, कंसंट्रेटेड। तो कल को अगर मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की नीड पड़ी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इज अप्लाइड हियर, वो कंसंट्रेटेड की तरफ लगाया जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ लगाया जाएगा, कंसंट्रेटेड की तरफ। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करिए एक मैंने लिख दिया 5 मोलर, एक तरफ मैंने लिख दिया 2 मोलर। मैं अगर पूछ रही हूँ कि इस कंटेनर के अंदर ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ लगाऊं, तो अब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 5 मोलर मतलब ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और 2 मोलर मतलब उसके रिस्पेक्ट में ये डाइल्यूट है, क्योंकि बेचारा की वैल्यू कम है ना, तो जो कंसंट्रेटेड होता है वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ठीक है, पाई इज अप्लाइड हियर, यहाँ पे पाई लगेगा। क्या ये बात क्लियर है। अगर मैं कहूँगी इसका प्रेशर P2, इसका प्रेशर P1, बताओ P1 P2 के बारे में क्या कहना है, कमेंट करो। P1 और P2 इक्वल होंगे कि P1 ग्रेटर देन P2 होगा, कि P2 लेस देन P1 होगा, या फिर इनसफिशिएंट डेटा। तो कई स्टूडेंट्स इनसफिशिएंट डेटा पे टिक मार्क कर देते हैं कि अरे भाई कोई वैल्यू ही नहीं दी, हम P1 P2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, वो इस तरीके से भी टिक कर देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, जहाँ पे ये जो 2 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की कम है, वहाँ पे ज़रूर क्या रहा होगा, प्रेशर ज़्यादा रहा होगा, यानी कि P1 बड़ा होगा। ऐसा क्यों, मैंने देखो ऊपर बताया है। डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट था ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, ये कहानी थी बराबर। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाओगे ऑस्मोसिस होती रहेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दोगे क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। तो अब एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आता है, कैसा डाउट, सुनो। अगर हमने कोई ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लगाया तो ऑस्मोसिस होगी क्या, बिल्कुल ऑस्मोसिस होगी। अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस रुक जाएगी। अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाना चाहिए, कोई घर की खेती थोड़ी ना है कि कितना भी उठा के लगा दिए, है ना, कैलकुलेट करके लगाना पड़ेगा ना कि इसको इतना लग रहा है, इसको इतना लग रहा है, इसको इतना लग रहा है बराबर। अगर एक इंसान पेड़ भी उगाता है तो पेड़ में जो खाद पानी डालता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बोरा उठा के खाद पूरी डाल देता है भाई, ऐसा तो नहीं होता ना, डिपेंड करता है पेड़
छोटा है, मोटा है, बड़ा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कैलकुलेट किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिक्वायर्ड था, मान लेते हैं रिक्वायर्ड पाई की वैल्यू थी 5, रिक्वायर्ड पाई की वैल्यू थी 5 एटीएम, और 5 एटीएम मैंने कुछ भी नहीं लगाया, या 5 एटीएम से लेस लगाया, लेस, तो क्या ऑस्मोसिस होगी? बिल्कुल ऑस्मोसिस होगी। अगर मैंने 5 एटीएम लगा दिया तो क्या होगी? ऑस्मोसिस रुक जाएगी। अगर मैंने 5 एटीएम से ग्रेटर वैल्यू लगा दी, 6 एटीएम, 7 एटीएम, तब क्या होगा? तब एक नया फिनोमेना होगा। उस नए फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उस नए फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी वापस से, बट उसको हम लोग कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि पहले जब हम लोग जितना ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए था ऑस्मोसिस के लिए, उससे कम अगर लगा रहे थे, तो मान लेते हैं मूवमेंट हो रहा था ए से बी वाले कंटेनर की तरफ। तो जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का, जितना रिक्वायर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा प्रेशर लगा देते हो तो यही मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने लगेगा? बी से ए, उल्टा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। घरों में हमारे जो आरओ होते हैं ना, उसमें भी यही सेम मैकेनिज्म होता है, ठीक है? वहाँ पे ये सेम मैकेनिज्म होता है। कई बार हमारे आरओ पानी को फिल्टर कर देना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो जब हम वो आरओ को ठीक करने वाले इंसान को बुलाते हैं तो वो क्या बोलता है? मेम्ब्रेन ख़राब हो गई है। आरओ के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन, तो वो यही मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है? वो ख़राब हो गई है, तो वहाँ पे फिर रिवर्स ऑस्मोसिस ठीक से नहीं हो पाती है, ठीक है? ये बातचीत थी। तो खैर, आपको अभी यहाँ से क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? कल को एक डायग्राम बनाकर दे दिया जाए, उसमें बोल दिया जाए कि इसकी ऑस्मोसिस रोकनी है अगर आपको, तो बताइए कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो वो आपको कैलकुलेट करना होता है। कैसे? उसके लिए हम कल फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा है भाई वो फॉर्मूला जिससे हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगेगा ये कैलकुलेट कर लें। कल को वो तुमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना लगाना चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, अगर उससे ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा? तो आप बता देना कि पहले अगर ए से बी जा रहे थे तो अब बी से ए जाने लगोगे, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। और इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर? रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है? यानी कि पहले नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है? नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाते हैं। बट रिवर्स ऑस्मोसिस में बोलो क्या होने लगेगा? सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ आने लगेंगे, कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ आने लगेंगे। ये होने लगेगा आप लोगों के केस में, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में, ठीक है? रिवर्स ऑस्मोसिस में सारा जो मूवमेंट है, ये जो मैंने सारे आपको ऊपर रूल्स लिखा के दिए थे कि आप ऑस्मोसिस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये सब कुछ क्या हो जाएगा? आप लोगों का उल्टा हो जाएगा, ठीक है? अभी हम लोगों का नेक्स्ट कंसर्न बोलो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि आखिर जो आप बात कर रहे हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा, वो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आखिर कितना लगाना है भाई? हाउ विल यू कैलकुलेट कितना लगाना है? तो वो डेरिवेशन या वो फॉर्मूला हम कल स्टडी करेंगे, अभी नहीं। फ़िलहाल इस क्लास को मैं रोकती हूँ यहाँ पर, सिर्फ एक एग्जांपल देते हुए कि हमने जो आज बातचीत की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो, पुराने ज़माना जो था, जब आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो बेसिकली जो एनिमल लोगों के ब्लैडर होते थे, उस ब्लैडर को ही आप अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना लेते थे, ठीक है? वही बना लेते थे, उनके एनिमल की ब्लैडर्स वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाती थी। बट खैर, आजकल ज़माना बदल गया है, बहुत सारे आप लोगों के क्या हो चुके हैं बोलो, टेक्निक्स आ गई हैं। हम लोग आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाते हैं,
अपनी स्किन, ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। रूट्स के जो टिप्स होते हैं वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बट मैं आर्टिफिशियल वालों के बारे में बात कर रही हूँ। तो सेलोफेन ये आप लोगों का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ऐसे और भी बहुत सारी किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आपको ज़्यादा ठोक एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर इनफाइनाइट एग्जाम्पल हैं तो क्या आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल याद करेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, इनफाइनाइट एग्जाम्पल थोड़ी ना हम याद करेंगे। फिर तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज सेलोफेन। सेलोफेन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया। दूसरा जो आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक और एग्जाम्पल पता होना चाहिए वो है ये K4FeCN6। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था इसके बारे में, है ना। ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। पार्चमेंट पेपर, इसके बारे में आपने सुना होगा, पार्चमेंट पेपर के बारे में, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट कर सकता है, बराबर। तो जैसा भी हो, जो भी एग्जाम्पल तुम कभी सुनो समझो तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। खैर, कल हम लोग फार्मूलोज के बारे में बात करेंगे। अभी तो मैंने तुम्हें पूरी बातचीत बता दी, बस पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो जितना पढ़ाया है उसी में से पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा ऑस्मोसिस के बारे में और कुछ नहीं है। बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं